सुप्रभात भाई बहनों, गुड मॉर्निंग। इस अपने आप वीडियो टीचिंग में पार्ट 4 में आज हम आप लोगों को आनुवंशिकता एवं जैव विकास वाले लेसन में ग्रेगस जॉन मेंडल के द्वारा जो प्रयोग हुए थे उन प्रयोगों की परिणामों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने अब बताया बार बार आप लोगों को कि उन्होंने 7 जोड़ी विलक्षणों को ध्यान रखकर के पुनः प्रयोग किया था, या यह कह सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ प्रयोग किए उन्हीं के परिणामों की हम लोग व्याख्या करेंगे। जो रिजल्ट आए, उनके परिणाम आए, वो क्या थे? वो ये थे कि पौधों का लंबापन होना, बौनापन बताते हैं। जिसे पौधों का लंबापन व बौनापन एक जोड़ी विलक्षण है। सेम उसी प्रकार से पुष्पों के रंग सफेद या लाल, मटर की गोलाई में एक राउंड और दूसरा रिंकिल्ड अर्थात झुर्रीदार। तो ये जो लक्षण हैं, इन्होंने, अगर हम लंबापन बौनापन की ही बात करते हैं, ये जो विलक्षण है, जो युग्मक कोशिकाओं के जीवद्रव्य में किसी किसी न रूप में अवश्य पाए जाते हैं। तात्पर्य यहाँ पे युग्मक का तात्पर्य यह है कि गेमीट का तात्पर्य युग्मक मीन्स परागकण और अंड कोशिका। देखिए, अंड कोशिका एक प्रकार से कोशिका है जो मादा युग्मक है। नर युग्मक का तात्पर्य जो होता है वो परागकण है। इस प्रकार से जो परागकण है वही प्रकार से सेल है। तो कोशिका आप जानते हैं, कोशिका में जीवद्रव्य पाए जाते हैं। तो जो जीवद्रव्य है उनमें ये लक्षणों की कोशिका के जीवद्रव्य में किसी किसी रूप में पाए जाते हैं। तो जो रूप की बात यहाँ कही या जीवद्रव्य में, उसको ग्रेगर जॉन मेंडल ने कारक बताया था। क्या बताया था? कारक या यूनिट कहा, जिसे आज हम लोग डीएनए के नाम से जानते हैं। डीएनए में जीन्स होते हैं। आज हम लोग इसी को जीन्स के नाम से जानते हैं, डीएनए के नाम से जानते हैं। उसी को मेंडल ने कारक या फैक्टर नाम दिया था, क्योंकि मेंडल के समय में डीएनए या जीन्स कोई शब्द नहीं आया था, इसकी जांच नहीं हुई थी, जानकारी नहीं थी, विज्ञान नहीं था वैज्ञानिकों को। तो प्रत्येक लक्षण के लिए एक एक कारक होता है। ताकि हम ऐसा कह सकते हैं कि कोशिकाओं में अर्थात युग्मक कोशिकाओं में प्रत्येक लक्षण के लिए एक एक जीन होते हैं, जिसको उन्होंने कहा कि कारक होते हैं, जो आनुवांशिक लक्षणों को माता पिता से संतानों में ले जाते हैं। तात्पर्य कह सकते हैं कि वही जो लोग कहते हैं ना कि माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों को वो माता पिता से उनके संतानों में ले जाते हैं। इसको हम लोग वो नाम दिए थे जीन। क्या नाम दिए हैं? जीन नाम दिए हैं। जीन नाम दिए हैं, जीन जीन नाम दिए हैं। तो जो ये जीन है, इसी को हम लोग हम जानते हैं, इसको डीएनए डीएनए पे था। अब यही जो डीएनए है, डीएनए पर छोटी छोटी आनुवांशिक इकाइयां होती हैं, जिसे जीन कहा गया है फिलहाल। तो ये जो जीन था, यही जो जीन है वो उस माता पिता के कैरेक्टर को उनकी संतानों में ले जाने का कार्य करता है। आगे फिर बातें आती है कि कैसे वो लक्षण वो आगे जाते हैं। तो इसको हम जब आगे जानते हैं कि उन्होंने उस जीन को लिया, मटर का लंबापन और बौनापन में जैसे कि दर्शाया जाता, हम लोग दर्शाते हैं, उसके फैक्टर को इन्होंने कैपिटल टी युग्मक जीन को मान लिया। और मटर के जो बौने पौधे थे उसके जीन को हमने स्मॉल टी मान लिया। इसको जनक पीढ़ी माना गया। ये शुद्ध लंबा था, कैपिटल टी और स्मॉल टी शुद्ध बौना पौधा है। जब गेमेटोजेनेसिस होता है तो गेमेटोजेनेसिस के फलस्वरूप परागकण बनेंगे और अंड कोशिकाएं बनेगी। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं
कि कैपिटल टी जो है मेल है तो स्मॉल टी फीमेल है, अर्थात अंड कोशिकाएं उससे बनेगी। तो जो अंड कोशिकाएं उससे बनेगी तो दोनों के बीच जो है वो स्वपरागण कराया जाता है, अर्थात तो स्वपरागण ही हम क्रॉस कराते हैं। क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, संकरण कराते हैं। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच संकरण कराते हैं तो हमको प्रथम F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, और जो F1 पीढ़ी होती है वो कैपिटल टी स्मॉल टी की प्राप्त होती है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी देखने पर तो ये सभी लंबे पौधे होते हैं, 4 प्रकार के पौधे मिलते हैं, ये सभी लंबे रहते हैं। जब इस प्रथम पीढ़ी के बीच हम स्वपरागण कराते हैं तो स्वपरागण कराते हैं तो हमको 4 प्रकार के जीन्स वाले पौधे प्राप्त होते हैं। एक होता है कि शुद्ध लंबा पौधा है, दूसरा जो होता है शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होता है, और 2 ऐसे होते हैं जो स्मॉल टी कैपिटल टी वाले होते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर जो हैं वो 3 तो लंबे होते हैं और एक बुद्ध छोटा होता है। तो जो रेशियो हमको प्राप्त होता है लंबाई का वो 3:1 कितने प्राप्त होता है? 3:1 का प्राप्त होता है। ये देखने में है, फिनोटाइप है, अर्थात बाह्य रूपी में है। इसी की जब हम और व्याख्या करते हैं, तृतीय पीढ़ी लेकर चलते हैं, तो ये जो द्वितीय पीढ़ी का हमको प्राप्त हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात ये मिश्रित वाला जो पौधा प्राप्त होता है, जब इसके बीच हम संकरण क्रॉस कराते हैं तो जो हमको प्राप्त होता है वो कैपिटल टी एक प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पे ये, और दूसरा जो है स्मॉल टी ये जो है यहाँ पे एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना, और दोनों जो है स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल टी। लेकिन इसके बीच जो है अगर हम स्मॉल टी वाला देखते हैं, अगर यहाँ क्रॉस कराएं यहाँ भी ले जाकर इसके बीच जो है वो, तो सभी बौने पौधे प्राप्त होंगे जो कि तृतीय पीढ़ी के लिए होगा। और उसी प्रकार से अगर हम कैपिटल टी अर्थात यहाँ पे क्रॉस कराते हैं तो जो हमको प्राप्त होता है सभी कैपिटल टी प्राप्त होंगे। तो हम देखते ये हैं कि मेंडल के पार्थक्य के नियम के अनुसार संकर पौधे में स्वपरागण से एक शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त होता है, 2 संकर लंबे प्राप्त होते हैं और एक शुद्ध बौना प्राप्त होता है, अर्थात 1:2:1 ये प्राप्त होता है। क्या भैया? 1:2:1 इस तरीके से प्राप्त होते हैं। अब जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या करने के लिए, तो हम देखते हैं कि यदि लंबेपन को कैपिटल टी से और वही बौनेपन को स्मॉल टी से निरूपित करें तो पौधे में कैपिटल टी स्मॉल टी से कोई भी 2 कारक साथ आ सकते हैं। इनमें से कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबे पौधे बनते हैं। इसका कारण यह है कि लंबापन जो है बौनेपन पर प्रभावी है, इसलिए जो है कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है, स्मॉल टी प्रभावी है। तो मेंडल ने इसे प्रभाविता का नियम बता दिया। क्या बता दिया? प्रभाविता का नियम, अर्थात एक लक्षण जो है दूसरे लक्षण पर प्रभावी है। ये मेंडल का प्रथम नियम कहलाता है, इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक लक्षण दूसरे लक्षण पर प्रभावी है। फिर मेंडल ने देखा कि F1 संकरों में स्वपरागण कराने पर इससे प्राप्त जो बीज थे उन बीजों के अंकुरण से लंबे व बौने पौधे 3:1 अर्थात 3:1 के अनुपात में उगते हैं, किंतु इन तीनों लंबे पौधों में से एक शुद्ध है तथा शेष 2 संकर हैं। तीसरी पीढ़ी में इनसे से केवल एक ही से लंबे बनते हैं शुद्ध तथा शेष 2 संकर से, और लंबे व बौने पौधों से पुनः संकरण कराते हैं, 3 उत्पादक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से F2 पीढ़ी में इनके बीच जो रेशियो प्राप्त होता है 1:2:1 का प्राप्त होता है। जो 1:2:1 का प्राप्त होता है, इस 1 रेशियो अर्थात एक शुद्ध लंबा होता है और एक शुद्ध बौना होता है तथा 2 ऐसे होते हैं जो कि संकर होते हैं। संकर का मतलब है कि वहां पर लंबापन
और भावनापन दोनों के करेक्टर्स होते हैं, लेकिन जो दोनों के करेक्टर होते हैं उन दोनों के करेक्टरों में जो है वो उन दोनों के करेक्टरों में लंबापन प्रभावित होता है। अतः मेंडल ने कहा कि F1 पीढ़ी में संकर बनने पर यद्यपि दोनों कारक एक साथ आते हैं किंतु उनमें से केवल एक ही प्रकट होता है। जर्मप्लाज्म में दोनों अलग अलग कारक रहते हैं और युग्मक बनने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दो विपरीत लक्षणों के इस प्रकार एक दूसरे से पृथक हो जाने की क्रिया मेंडल के दूसरे नियम की विशेषता है। मेंडल ने इसे पार्थक्य का नियम या पृथक्करण का नियम कहा। क्या कहा? पार्थक्य का नियम या पृथक्करण का नियम। इसमें इसलिए क्यों कहा? इसलिए कहा कि F1 में दोनों करेक्टर साथ साथ है और जब F2 आता है F2 में ये दिखाई पड़ता है F2 में कि F2 में वो जो करेक्टर है वो अलग अलग हो जाते हैं। एक जो है शुद्ध लंबा हो जाता है और एक शुद्ध बौना हो जाता है, जबकि दो एक समान रहते हैं, जिसे नाम कहते हैं कि एक शुद्ध लंबा एक शुद्ध बौना और दो जो है वो मिश्रित रहते हैं अर्थात संकर रहते हैं। तो अगर वो जर्मप्लाज्मिक फैक्टर्स उनकी कारक अलग अलग न होते तो F2 पीढ़ी में जो है वो अलग न हो पाते, सभी संकर लंबे होते। जब ऐसा नहीं होता है, एक शुद्ध लंबा होता है और दूसरा जो है वो शुद्ध बौना होता है, और जबकि दो जो होते हैं वो संकर लंबे होते हैं। तो अगर पार्थक्य ना होता तो अर्थात अलग अलग ना होते तो इस प्रकार से जो है मेंडल की इस नियम को जो है वो पार्थक्य का नियम बताया गया। क्या बताया गया भैया बहनों? पार्थक्य का नियम बताया गया। इसी को हम अगर थोड़ा सा जो है नेक्स्ट पेज में हम आगे हम बताना चाहते हैं, आगे ले चल के आपको जो है तो एक उसके माध्यम से जो है पेंसिल के माध्यम से, जैसे कि कैपिटल टी और कैपिटल टी क्रॉस कराते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ। जब हमको इनका हम गेमेटोजेनेसिस करते हैं, जब गेमेटोजेनेसिस कराते हैं तो देखिए कैपिटल टी एक में कैपिटल टी एक में, इस प्रकार से दो गेमीट यहाँ प्राप्त हुए जो है। वैसे यहाँ पे जो है स्मॉल टी एक में और स्मॉल टी एक में, अर्थात जो है ये दो गेमीट यहाँ प्राप्त हुए हैं। इनके बीच अगर हम संकरण कराते हैं तो जो संकरण कराते हैं यहाँ पे हमको जो है वो प्राप्त होते हैं। देखिए संकरण में जो है ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसी प्रकार से यहाँ से इससे जो कराते हैं ये तो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ से जो है ये कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ हम देखते हैं चार हमको प्राप्त होता है। चारों जो है ये संकर लंबे होते हैं। इसे ही हमने कहा है F1। क्या कहा है? F1 कहा है। इसे ही हमने F1 पीढ़ी कहा है। यहाँ पर ये जो है P1 थे, ये क्या है? ये P1 है। ये P1 का तात्पर्य है ये पैतृक पीढ़ी। क्या है? ये पैतृक पीढ़ी। अब पैतृक पीढ़ी से F1 प्राप्त हुआ। ये जो F1 प्राप्त हुआ हमको जो है F1 प्राप्त हुआ, इस F1 को जो हम आगे लेके चलते हैं, आगे लेके चलते हैं तो देखिए हमको जो प्राप्त हुआ था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्राप्त हुआ है संख्या में चार। कितने प्राप्त हुए हैं? चार प्राप्त हुए हैं। इसमें हम इनके बीच स्वपरागण कराते हैं। क्या कराते हैं भैया? स्वपरागण कराते हैं। तो जब स्वपरागण कराते हैं स्वपरागण कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी
में स्वपरागण कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमको जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। एक कैपिटल टी एक प्राप्त होगा, और दूसरा फिर जो है स्मॉल टी कैपिटल टी प्राप्त होगा, एक स्मॉल टी प्राप्त होगा। यहाँ हम देखते हैं यह जो कैपिटल टी है शुद्ध लंबा है, स्मॉल टी शुद्ध बौना है, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये संकर लंबे हैं। अगर हम लंबेपन को लेते हैं तो यहाँ जो है 3:1 प्राप्त होता है, 3 लंबे एक बौने। अगर हम थोड़ा इसमें और आगे बढ़ते हैं तो जो हमको प्राप्त होता है 1:2:1। तात्पर्य यहाँ पे यह है कि 1:2:1 में यहाँ पे जो है ये एक शुद्ध लंबा है और एक शुद्ध बौना है। अगर जर्म प्लाज्म में लंबेपन और बौनेपन की जो युग्म कारक थे मिक्स हो गए होते तो यहाँ पर F2 पीढ़ी में ये हमको क्या थी, ये F2 पीढ़ी थी, तो F2 पीढ़ी में जो है ये शुद्ध लंबा न प्राप्त होता और न शुद्ध बौना प्राप्त होता। लेकिन F2 पीढ़ी में जर्म प्लाज्म के आपस में न मिलने के कारण ही एक शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ और एक शुद्ध बौना प्राप्त हुआ, 2 संकर लंबे प्राप्त हुए। इसे ही मेंडल ने पार्थक्य का नियम कहा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा, पृथक्करण का नियम। इस प्रकार से भाई बहनों, स्टूडेंट्स, मेरे छात्र, आज की इस वीडियो में हमने आपको जो है मेंडल के नियमों की व्याख्या किया। इस व्याख्या में केवल हम 2 ही व्याख्या कर पाए हैं। एक व्याख्या जो है हमारा वह युग्मकों की जो है वो प्रभाविता का नियम है, जिसको कि हमने F1 में देखा। P1 से जब F1 संतान देखी तो उसमें सभी जो पौधे थे अर्थात सभी संतानें जो थी वो लंबे थे और जो बौनापन था वो प्रभावी नहीं था, अर्थात वो जो है दबा हुआ था, अप्रभावी था, लंबापन प्रभावी था। F2 में हमने देखा कि एक जो है वो पूरा रूप से अलग होकर के छोटा अपना जो है पौधा जो है वो दिखाई पड़ा और जो बड़ा वाला अलग से दिखाई पड़ा और 2 संकर हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमने मेंडल के 2 नियमों की व्याख्या किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंडल की तृतीय नियम की व्याख्या करेंगे, जिसे हम स्वतंत्र पृथक्करण का नियम कहते हैं। यहाँ पर हम 2 लक्षणों को साथ में लेंगे तो वहाँ उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, और यह जो क्रॉस दिखाया गया वह मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था। वीडियो आप लोग हमारा शेयर अवश्य करिए, लाइक करिए और सुझाव अवश्य दीजिएगा। पढ़िए ध्यान से। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद।